आज का हमारा टॉपिक है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो पहले डिसोसिएशन का मतलब समझते हैं। आखिर डिसोसिएशन मतलब क्या होता है। डिसोसिएशन इज द मैकेनिज्म दैट अलाउस आवर माइंड टू सेपरेट सर्टेन मेमोरीज फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। कहने का मतलब डिसोसिएशन एक मैकेनिज्म है जो अलाउ आवर माइंड, जो हमारे माइंड को अलाउ करता है टू सेपरेट सर्टेन मेमोरीज, सेपरेट करने के लिए हमारे मेमोरीज़ को, जो पुरानी हमारे यादें हैं उसको सेपरेट करने के लिए ये अलाउ करता है, परमिशन देता है। तो कुल मिला के डिसोसिएशन का मतलब हुआ सेपरेट करना। कुछ जो हमारी मेमोरीज है, कुछ जो हमारी यादें हैं उसको ये सेपरेट कर देता है, और हम जो पुरानी यादें हैं, जो कोई दर्दनाक घटना है उसको हम भूल जाते हैं। या तो परमानेंट भूल जाते हैं या फिर कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, कुछ घंटों के लिए भूल जाते हैं, कुछ दिनों के लिए भूल जाते हैं, कुछ महीनों के लिए भूल जाते हैं। मतलब वो जो यादें हैं उसको ये सेपरेट कर देता है हमारे माइंड से। तो डिसोसिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब समझते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस इन द ऑर्डिनरली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, मेमोरी एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस इन ऑर्डिनरली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, मेमोरी एंड आइडेंटिटी। मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस का जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, मेमोरी में डिस्टर्बेंस होता है और आइडेंटिटी में डिस्टर्बेंस होता है। कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब होता है कॉन्शियस होके अवेयर होना। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं कि आप डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में अवेयर नहीं हैं। मतलब आपको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अवेयर हो जाएंगे। मतलब कॉन्शियस आप अभी हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में अवेयर हो जाएंगे। मतलब आपको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में नॉलेज होगा। तो अवेयरनेस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, और कॉन्शियस का मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप अच्छे से अभी समझ रहे हो, तो आप अभी कॉन्शियस हो। तो कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब वही हुआ कि कॉन्शियस होके किसी चीज़ के बारे में अवेयर होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, उसे हम लोग कॉन्शियस अवेयरनेस बोलते हैं। तो इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में। उसके बाद मेमोरी है, मेमोरी में भी डिस्टर्बेंस होता है। मेमोरी का आपको मैंने बताया कि कुछ जो यादें हैं पुरानी उसको भूल जाते हैं, तो ये मेमोरी में डिस्टर्बेंस का मतलब हुआ। उसके बाद आता है आइडेंटिटी में डिस्टर्बेंस। मतलब डिस्टर्बेंस आइडेंटिटी में हो गया है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है जैसे कि अपरिचित मूवी में आप देखे होंगे कि उसका आइडेंटिटी क्या होता है, उसका खुद का पहचान क्या होता है, अम्बी के रूप में। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टेंशन आता है जिसके वजह से वो अपरिचित का रूप भी ले लेता है। मतलब उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, तो उसका पहचान भी चेंज हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद की पहचान होना। जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, ये सब चीज़ें उसकी जो है आइडेंटिटी है। लेकिन जब वो अपरिचित के रूप में होता है तो उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अम्बी नहीं रहता, वो अपरिचित रहता है। आगे हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है जो कॉन्शियस अवेयरनेस का जो ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन है, मेमोरी का जो ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन और आइडेंटिटी का जो ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का अब टाइप्स को पढ़ते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के कई क्लिनिकल टाइप्स हैं, जैसे कि डिसोसिएटिव अमनेसिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ट्रॉस एंड पोजेशन डिसऑर्डर्स। तो पहले हम डिसोसिएटिव अमनेसिया को देखते हैं। डिसोसिएशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेपरेट करना, अलग करना, और अमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि भूल जाना। मतलब जो कुछ यादें हैं उसको ये सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। तो डिसोसिएटिव अमनेसिया इज़ अ सडन इनएबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली कंसर्निंग द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। तो सडन, अचानक से, इनएबिलिटी मतलब अनेबल हो जाता है, टू रिकॉल मतलब याद करने में, इंपॉर्टेंट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका, पर्टिकुलरली कंसर्निंग द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से रिलेटेड जो भी घटना है उसको वो भूल जाएगा। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट कहने का मतलब है जैसे किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हो, मिसबिहेव या फिर सेक्सुअल अब्यूज़, कोई डिजास्टर में फंसा हुआ व्यक्ति जिसका डिजास्टर में पूरी तरह से घर द्वार सब बह गया हो। जैसे कि बाढ़ में कई लोग का घर, परिवार के सदस्य भी बह जाते हैं। जैसे किसी सदस्य का घर में डेथ हो जाता है,
ऐसे जो लाइफ इवेंट्स हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं, उसको डिसोसिएटिव अमनेसिया में भूल जाते हैं। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, सडन मतलब अचानक से इनेबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली कंसर्निंग द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। मतलब अचानक से भूल जाना किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, कुछ पुरानी यादों को जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हुआ हो, टेंशन हुआ हो, दुख हुआ हो, वैसी घटनाओं को अचानक से भूल जाना को हम डिसोसिएटिव अमनेसिया कहते हैं। तो डिसोसिएटिव अमनेसिया लोकलाइज, जनरलाइज, सेलेक्टिव और कंटिन्यू इन नेचर में हो सकता है। तो जनरलाइज्ड अमनेसिया में क्या होता है कि वो पूरी तरह से भूल जाता है, पुरानी जो भी यादें हैं उसको पूरी तरह से भूल जाता है। लोकलाइज्ड अमनेसिया में क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर घटना को भूल जाता है, जैसे कि किसी का डेथ हुआ है उसको वो भूल जाता है। तो सेलेक्टिव अमनेसिया में क्या होता है, वो घटना को तो याद कर पाता है, लेकिन जो उसमें उसका नुकसान हुआ है उसको वो याद नहीं कर पाता। जैसे कि किसी का डेथ हुआ हो या फिर बाढ़ में उसका संपत्ति बह गया हो, ये सब चीज़ को वो याद नहीं कर पाता, हालांकि घटना उसको याद रहता है। कंटिन्यू अमनेसिया का मतलब होता है कि वो अवेयर भी है और अलर्ट भी है, वो अवेयर भी है और अलर्ट भी है, उसके बावजूद भी वो उस घटना को याद नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब उसका अमनेसिया कंटिन्यू रहेगा अभी प्रेजेंट में भी। डिसोसिएटिव अमनेसिया कुछ मिनट के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है या फिर कुछ सालों तक भी हो सकता है। डिसोसिएटिव अमनेसिया में ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग से डिलीट हो गया है, इन्फॉर्मेशन सेव है उसके दिमाग में, लेकिन डिसोसिएटिव अमनेसिया में वो याद नहीं कर पाता है। जिस प्रकार हमारे मोबाइल में कोई इंपॉर्टेंट फाइल रहता है, कोई फ़ोटो रहता है, उसको हम नहीं खोज पाते। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो वो हमको जल्दी से नहीं मिलता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने की वजह से पेशेंट डिसोसिएटिव अमनेसिया में जाता है, जिसके कारण वो स्ट्रेसफुल जो लाइफ इवेंट्स है उसको भूल जाता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ब्रेन में दब जाता है कुछ समय के लिए। तो आपको डिसोसिएटिव अमनेसिया का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद है डिसोसिएटिव फ्यूग। तो फ्यूग का मतलब है लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस आइडेंटिटी, मतलब वो खुद के आइडेंटिटी को ही भूल जाता है। तो डिसोसिएटिव फ्यूग इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम और वर्क प्लेस विद द अजप्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटी एंड एन इनेबिलिटी टू रिकॉल द पास्ट। तो इसमें क्या होता है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड वो ट्रैवल करने लगता है, मतलब घर से या वर्क प्लेस से कहीं भी वो जाने लगेगा अचानक से अनएक्सपेक्टेड तरीके से। विद द अजप्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटी मतलब नए पहचान का अजप्शन करके वो घर से या फिर होम से वो अचानक से ट्रैवल करने लगता है, जाने लगता है। एंड इनेबिलिटी टू रिकॉल द पास्ट, और जो भी फ्यूग के टाइम में घटना हुआ है उसको वो भूल जाता है। कहने का मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो वर्क प्लेस में कहीं पे कोई कंपनी में या कोई ऑफिस में है, अभी वो काम कर रहा है, तो वो अचानक से वहाँ से उठकर ट्रैवल करने लगेगा, चले जाएगा कहीं बाहर और नए आइडेंटिटी के पहचान के साथ वो जाएगा। नई आइडेंटिटी कहने का मतलब है अभी वो काम कर रहा है, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, ये सब चीज़ें उसको पता था, लेकिन अब जब वो उसको फ्यूग आया है तो फ्यूग के टाइम में वो अपने आप को भूल चुका है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भूल जाएगा और वो बाहर ट्रैवल करने लगेगा और नए पहचान की ओर आगे बढ़ने लगेगा। जैसे कि वो अगर ऑफिस में एक बैंक मैनेजर था तो वो बाहर जाके किसी गार्डन में जाएगा और वहाँ पे पानी डालने लगेगा, क्योंकि जो उसका अपना पहचान था, जो उसका आइडेंटिटी था, उसको वो भूल चुका है और नया आइडेंटिटी उसका है माली के रूप में। तो वो माली के रूप में पानी दे रहा है पौधों को, तो माली के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। अभी उसका फ्यूग का टाइम है, जब तक फ्यूग चलेगा तब तक वो माली है, लेकिन जैसे ही फ्यूग उसका ख़त्म होगा उसके बाद फिर वो फिर से याद आ जाएगा उसको अपना पुराना आइडेंटिटी, जो भी उसका पुराना आइडेंटिटी था, जैसे कि वो बैंक मैनेजर था। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं यहाँ पे कैसे हूँ, यहाँ पे मैं पानी क्यों डाल रहा हूँ। और वो जो भी फ्यूग के टाइम में जो भी घटना हुआ है, वहाँ से उसका आने से, फिर से उसका उठ के जाने से, गार्डन तक आने तक, पानी डालने तक, वो इस बीच का जो भी घटना हुआ है उसको वो याद नहीं कर पाएगा और वो वहाँ पे पहुँच के कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया बोल के। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। द ऑनसेट इज सडन, मतलब ये अचानक से कभी भी स्टार्ट हो जाता है। ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ सीवियर स्ट्रेस, अक्सर ये सीवियर स्ट्रेस होने पर ही फ्यूग जो है होता है। फॉलोइंग रिकवरी देयर इज नो रिकलेक्शन ऑफ इवेंट, मतलब
जब उसका रिकवरी होगा, जब उसका फ्यूग ख़त्म होगा तो वो बिल्कुल भी रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा अपने इवेंट को, मतलब वो पूरी तरह से भूल जाएगा कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है कुछ समय पहले। द कोर्स इज़ टिपिकली फ्यू आवर्स टू डे एंड सम टाइम मंथ्स। मतलब जो ये फ्यूग है वो कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है और कुछ महीनों तक भी ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। उसके बाद है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर पे एक मूवी भी बन चुकी है जिसे आप सभी जानते होंगे। अपरिचित मूवी इसी डिसऑर्डर पे बेस्ड है। इसको समझने के लिए आप उस मूवी को इमेजिन करिए तो आपको ये डिसऑर्डर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन इज डोमिनेटेड बाई 2 और मोर पर्सनालिटीज। कहने का मतलब इस डिसऑर्डर में जो व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक पर्सनालिटी का स्वामी होता है, ऑफ विच जिसमें का ओनली वन इज मैनिफेस्ट एट अ टाइम। इसमें भले ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक पर्सनालिटी का स्वामी है, लेकिन एक टाइम में हमको एक ही पर्सनालिटी दिखेगा, एक टाइम में वो एक ही पर्सनालिटी को शो करेगा। जैसे कि आप अपरिचित मूवी में देखे होंगे, जब वह अम्बी के रूप में रहता है तो अम्बी का ही सारा एक्टिविटी करता है वो, और अम्बी ही रहता है वो पूरी तरह से। उसके बाद जब वो रेमो में आता है तो वो अम्बी नहीं रहता, फिर वो रेमो बन जाता है, फिर जितना भी उसका एक्टिविटी है वो पूरा रेमो की तरह ही रहता है। मतलब एक टाइम में एक ही पर्सनालिटी उसका शो होगा। अगर वो अम्बी है तो अम्बी ही रहेगा, अगर वो रेमो है तो रेमो ही रहेगा, अगर वो अपरिचित है तो अपरिचित ही रहेगा। एक टाइम में एक साथ मतलब हमको 2 पर्सनालिटी उसका नहीं दिखेगा। यूजुअली वन पर्सनालिटी इज़ नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अदर पर्सनालिटी। मतलब कहने का कि एक जो पर्सनालिटी है वो दूसरे पर्सनालिटी के बारे में बिल्कुल अनअवेयर रहता है, उसके बारे में बिल्कुल भी उसको पता नहीं रहता है। जैसे अम्बी है तो उसको पता नहीं है कि रेमो भी मैं ही हूँ और अपरिचित भी मैं ही हूँ। मतलब तीनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि अम्बी भी मैं हूँ, रेमो भी मैं हूँ और अपरिचित भी मैं हूँ। ईच पर्सनालिटी हैज़ अ फुल रेंज ऑफ हायर मेंटल फंक्शन एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स। ईच पर्सनालिटी में, प्रत्येक पर्सनालिटी में मेंटल फंक्शन जो है हायर रेंज का होता है और वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को परफॉर्म करता है। जैसे कि जब वो अम्बी है तो पूरी तरह से उसका जो मेंटल फंक्शन है वो अम्बी की तरह ही काम करेगा, मतलब वो पूरी तरह से अम्बी ही रहेगा। और जब रेम्बो के रूप में रहेगा तो उसका पूरा जो मेंटल फंक्शन है वो रेम्बो की तरह ही काम करेगा। और सेम अपरिचित के रूप में रहेगा तो पूरा जो उसका मेंटल फंक्शन है वो अपरिचित की तरह ही काम करेगा। मतलब कहने का वो जिस भी पर्सनालिटी में है उसको वो फुल्ली मतलब परफॉर्म करेगा, पूरी तरह से वो रेमो ही है। जब वो रेमो है तो पूरी तरह से वो रेमो ही है, वो अम्बी का एक भी एक्टिविटी नहीं करेगा। जब वो अपरिचित है तो पूरी तरह से वो अपरिचित ही है, वो अपरिचित का ही पूरा एक्टिविटी करेगा और अम्बी और रेम्बो का वो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को परफॉर्म करता है। ट्रांजिशन फ्रॉम वन पर्सनालिटी टू अनदर इज सडन। मतलब एक पर्सनालिटी से वो कब दूसरा पर्सनालिटी में चला जाएगा ये पता नहीं चल पाएगा। मतलब ये चीज़ जो है अचानक से होता है, अचानक से वो किसी भी पर्सनालिटी में चेंज हो सकता है। एंड द बिहेवियर यूजुअली कॉन्ट्रास्ट स्ट्रिंकिंगली विथ द पेशेंट्स नॉर्मल स्टेट। कहने का मतलब जो बिहेवियर है वो कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइकिंगली दिखेगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है उल्टा और स्ट्राइकिंगली का मतलब होता है बहुत स्पष्टता से, प्रभावशाली तरीके से। विथ द पेशेंट्स नॉर्मल स्टेट, मतलब जो पेशेंट का नॉर्मल स्टेट है, जो पेशेंट का नॉर्मल स्थिति है उससे बिल्कुल ही हमको उल्टा और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और बिहेवियर में स्पष्ट रूप से हमको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब हुआ इसमें जो व्यक्ति है उसके 2 या 2 से अधिक पर्सनालिटी हो सकते हैं, उसमें से केवल एक ही पर्सनालिटी एक टाइम पे हमको शो होगा। एक जो पर्सनालिटी है वो दूसरे पर्सनालिटी के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहता है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। प्रत्येक पर्सनालिटी में उसका फुल हायर मेंटल फंक्शन होता है और वो कॉम्प्लेक्स तरीके से बिहेवियर को परफॉर्म करता है। कब वो एक पर्सनालिटी से दूसरे पर्सनालिटी में चले जाए इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता है। वो अचानक से एक पर्सनालिटी से दूसरे पर्सनालिटी में जा सकता है और हर एक पर्सनालिटी में वो बिहेवियर को एकदम परफेक्ट परफॉर्म करता है। अगर हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की कारण का बात करें तो मेनली ये स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के वजह से होता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स कहने का मतलब जैसे किसी लड़की के साथ रेप हो गया हो, डिजास्टर का जो विक्टिम है जिसके सारे फैमिली वाले और संपत्ति भी बह गया हो। अभी कोरोना में काफ़ी लोगों का डेथ हो गया था,
इस तरह की घटनाएं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। जैसा कि आप अपरिचित मूवी में भी देखे होंगे कि उसमें जो एक्टर रहता है उसकी बहन का करंट से मौत होने के बाद ही उसके पर्सनालिटी में चेंजेस आता है और वो अपरिचित का रूप ले लेता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि इसमें पेशेंट को फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो खुद से किसी भी चीज़ के बारे में बताए। जैसे कि इसमें थेरेपिस्ट क्या करते हैं, कुछ वर्ड उसको दे देते हैं, जैसे कि एक मदर है, मदर मतलब माँ, और एक ब्लू है, ब्लू का मतलब होता है सैडनेस। तो अगर पेशेंट को 2 शब्द दिए हैं तो फिर थेरेपिस्ट ये ट्राई करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट के माइंड में क्या आ रहा है, अगर इस वर्ड को हम बोलते हैं तो उसके मन में क्या आ रहा है। तो फ्री एसोसिएशन में क्या करते हैं, पेशेंट को फ्री छोड़ दिया जाता है कि किसी शब्द को थेरेपिस्ट द्वारा देने के पे वो अपने से क्या उसके बारे में सोचता है, क्या उसके बारे में कहता है। तो इससे हम कारण का पता लगा सकते हैं कि कहाँ से आखिर इसके अंदर इतना स्ट्रेस या इतना टेंशन आ रहा है। फिर दूसरा है हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस तो आप देखे ही होंगे, हिप्नोसिस का आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है हिप्नोसिस कैसे करते हैं। उसके बाद है अब रिएक्शन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो भी घटना, जो भी इवेंट को वो भूल गया है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट को वो भूल गया है, उसको हम लोग फिर से कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं। और फिर है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। तो सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी हम लोग पेशेंट को देते हैं। फिर है बिहेवियर थेरेपी। तो पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं, जैसे कि अगर वो कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसके लिए उसको अवार्ड दे रहे हैं। और फिर हम लोग ड्रग थेरेपी भी देते हैं। तो ड्रग थेरेपी में क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन को हम लोग इसमें यूज करते हैं ताकि उसका एंजाइटी को कम कर सके। हालांकि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग का रोल काफ़ी कम है, बहुत ही कम है ड्रग का रोल डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए। हालांकि ट्रीटमेंट मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन इसमें का हर एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो रहेगा, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में इस ट्रीटमेंट को बता दिया है। थैंक यू।